हेलीकॉप्टर एक खास बुलंदी पर पहुंचने के बाद अब दाएं रुख पर बढ़ रहा था। हम कुछ ही देर में एयरबेस की हद से बाहर निकलने वाले थे। सामने दूर जमीन के सरसब्ज कतात दरख्तों और इक्का दुक्का नदी नालों की झलक दिखाई दे रही थी। ताहम मेरी तवज्जो एयरबेस पर मरकूज थी, जिसके तमाम हिस्से अब एक साथ और वाज़े दिखाई दे रहे थे। मुझे लगा कि ये नजारा मेरे मकसद के लिए बहुत मुनासिब है। नीचे एयरबेस के अहाते की हदबंदी दीवार करीब आते देखकर मैंने सुरंजन दास से पूछा, भैया ये उड़न खटोला यहाँ आकाश पर एक स्थान पर रुक कर खड़ा हो सकता है? उसने पुरजोश लहजे में कहा, इसमें क्या अड़चन है रोहित भैया, आप आदेश दें, अभी हवा में रोक देता हूँ। मैंने कहा, ऐसा करो, एक चक्कर लगवा कर हेलीकॉप्टर को वापस यहाँ लाओ और फिर जहाँ जहाँ मैं कहूँ वहाँ रोक देना। दरअसल मुझे एयरबेस के कुछ फोटोग्राफ्स बनाकर अपनी रिपोर्ट के साथ मुंसलिक करने हैं। सुरंजन दास ने उसी जोश के साथ कहा, ठीक है रोहित भैया, परंतु अगर आपकी आज्ञा हो तो पहले मैं चारों ओर से एयरबेस की फोटोग्राफी करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैंने कहा, ऐसा कर दो तो सारा मसला ही हल हो जाए, हम बेफिक्र होकर सैर के लिए निकल जाएंगे। सुरंजन दास ने मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हेलीकॉप्टर को पहले एयरबेस के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर ठहरा कर मुझे अपने पोलराइड कैमरे से हस्बे मंशा तस्वीर बनाने का मौका दिया। फिर हेलीकॉप्टर को मुख्तलिफ बुलंदियों पर ले जाकर अलग अलग जावियों से एयरबेस की तस्वीरें खींची, जिनमें तमाम हैंगरों और दीगर इमारात का महल वकू नुमाया था। मेरे पूछने पर सुरंजन दास ने बताया कि किसी भी मुल्क की सरहद से बहुत दूर वाक़े होने की वजह से महकमा दिफा के करता धरता उस एयरबेस के दिफा की तरफ से इस हद तक बेफिक्र हैं कि किसी आम एयरबेस की तरह यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की तनसीब की भी जरूरत महसूस नहीं की गई। इस दौरान मैंने कैमरे में नया फिल्म कार्ट्रिज लोड कर लिया था। अपने काम से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैंने सुरंजन दास से फरमाइश की, कहा, यार तुम मुझे एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज की यात्रा अभी करवा दो, 2-3 फोटोग्राफ्स वहाँ के भी खींच लूं, उन्हें भी रिपोर्ट के साथ लगा दूंगा, क्या पता सरकार को जरूरत पड़ जाए। उसने कहा, अच्छा किया आपने याद दिला दिया, पहले उधर ही चलते हैं। उसने अपने हाथ में मौजूद कंट्रोल स्टिक को बाएं तरफ चुम्बिश दी और हेलीकॉप्टर एक दायरा काट कर पहलू की तरफ बढ़ने लगा। बमुश्किल 3 मिनट के बाद सुरंजन ने लगभग 300 गज नीचे मौजूद एक वसी अहाते की तरफ मेरी तवज्जो मबजूल की। उस अहाते में रनवे की पट्टी के अलावा 2 हैंगरों समेत बहुत सी छोटी बड़ी इमारतें मौजूद थीं। उस वक्त रनवे के सिरे पर 2 हंटर तैयारे दिखाई दे रहे थे। ताहम एयरबेस पर मौजूद नकरई रंग के हंटर तैयारों के बरक्स वहां मौजूद दोनों तैयारे शोख सुर्ख रंग के थे। मैंने सुरंजन दास को हेलीकॉप्टर अलग अलग मकाम पर मौल्लक रखने की हिदायत की और फिर मुमकिन हद तक बेहतरीन जावियों से कई तस्वीरें खींच ली। उसके बाद मैंने सुरंजन दास को कहा, भाई अब तुम्हारी मर्जी है, मुझे जहां जी चाहे ले चलो। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। ये सुनते ही सुरंजन दास ने हेलीकॉप्टर का रुख मगरिब की तरफ कर दिया। मैंने पूछा, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? उसने खुशगवार लहजे में कहा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लें रोहित भैया, मैं आपको भगवान का एक बहुत ही दिलचस्प निर्माण दिखाने वाला हूँ, जो हम सब पायलट्स की मनपसंद यात्रा है। लगभग 10 मिनट या उसके कुछ कम वक्त में हम एक सरसब्ज इलाके के ऊपर पहुंच गए, जहां एक बहुत बड़ी झील दिखाई दे रही थी। यहाँ पहुंचकर सुरंजन दास ने हेलीकॉप्टर को बुलंद करना शुरू किया और फिर एक मखसूस बुलंदी पर पहुंचकर मुझे कहा, नीचे वाली झील को ध्यान से देखें रोहित भैया और मुझे बताएं कि इसमें क्या खास बात है। मैंने उसकी फरमाइश के मुताबिक तकरीबन निस्फ मील नीचे मौजूद झील का बगौर जायजा लिया। कदरे तवक्कुफ के बाद सुरंजन ने पूछा, हाँ रोहित भैया, क्या समझ में आया आपके? मैंने कहा, बस ये कि इस झील की शक्ल काफी अजीबोगरीब सी है। सुरंजन ने कदरे शिकायत भरे लहजे में कहा, मुझे हैरत है, आपको वो चीज क्यों नहीं दिखाई दी जिसे देखने हम सब पायलट इधर का चक्कर लगाते हैं। इस झील का असल नाम तो बहुत ही पेचीदा है, परंतु मेरे साथी पायलट्स ने इसे B52 झील का नाम दे रखा है। उसकी बात सुनकर मैं चौंका और फिर नीचे झांक कर देखा। तभी मुझ पर इसकी बात का इंकिशाफ हुआ। मैंने हकीकी हैरत और जोश के साथ कहा, अरे यार वाकई ये झील तो बिल्कुल अमरीकी बमबार तैयारे B52 की शक्ल की है। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया और हंसते हुए कहा, केवल B52 की नहीं, लड़ाई में हिट होने वाले B52 की। आप देख नहीं रहे कि इसका बायां बड़ा पंख आधा है। अब हंसने की बारी मेरी थी, तहाँ मैंने उसकी बात से इत्तेफाक किया। झील का चक्कर लगाने के बाद उसने हेलीकॉप्टर वापसी के रुख पर मोड़ दिया। तभी अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैंने कहा, यार सुरंजन, ये बताओ कोई ऐसी ड्राइंग मिल सकती है जिसमें MiG-21 की बॉडी के अंदर और बाहर के तमाम आलात और पुर्जों को विस्तार से दिखाया गया हो? सुरंजन ने फौरन कहा, हाँ, ऐसी ड्राइंग को हमारी एयरफोर्स की टेक्निकल भाषा में कट अवे मैप कहते हैं और वो सब पायलट्स को दिया जाता है, मेरे पास भी मौजूद है। मैंने अपना लहजा हद्दुल इम्कान सरसरी बनाते हुए पूछा, ये बताओ कि क्या मुझे कहीं से MiG-21 का ऐसा कट अवे मैप मिल सकता है?
मैं MiG-21 की कमियों वाली रिपोर्ट के साथ उसे लगा दूं। सुरंजन ने बिला तवक्कुफ कहा, आप मेरे वाला ले लें, मैं दूसरा निकलवा लूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु मेरे वाला मैप काफी घिस गया है। आप सुरेश से नया ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने तेजी से दिमाग लड़ाया और फिर कहा, नहीं, तुम्हारे वाले मैप से ही मेरा काम चल जाएगा। मारूत का कट हुए मैप मुझे कर्ट टैंक से मिल जाएगा। सुरंजन ने कहा, मेरे पास भी पड़ा होगा और अब वो मेरे किसी काम का भी नहीं है, परंतु उसकी हालत तो बहुत ही खराब होगी। अच्छा है कि आप मिस्टर कर्ट ही से ले लें। गुफ्तगू का रुख अपने महबूब मौजू यानी मारूत तैयारे की तरफ मुड़ने पर उसी के बारे में बात करने लगा। वो उस तैयारे की बेकदरी पर एक बार फिर दिल बर्दाश्तगी का इजहार करने लगा। बोला, रोहित भाई, आपका मन चाहे तो मेरी बात का विश्वास करो, जी चाहे ना करो। आमने सामने टक्कर में मारूत अपने से बहुत ज्यादा तेज और फुर्तीले MiG-21 को मात देकर नष्ट कर सकता है। मैंने MiG-21 में मौजूद एक बड़ी कमी और मारूत की एक खूबी के आधार पर ट्रेनिंग के दौरान दोनों विमानों की नकली झड़पों में ये साबित किया है। उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम चौकस हो गया। ताहम मैंने अपने दिल में उबलते तजस्सुस के रेले को लहजे में आया होने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए पूछा, तुम कौन सी खामी और खूबी की बात कर रहे हो? क्या तुमने MiG-21 के बारे में अपनी रिपोर्ट में भी उस खामी का जिक्र किया है? सुरंजन ने कहा, हाँ, परंतु इसमें मारूत विमान के मुकाबले में उसका जिक्र नहीं किया। मैंने हत्तुल इम्कान पुरसुकून लहजे में पूछा, जरा विस्तार से बताओ कि मारूत अपनी से दुगनी रफ्तार वाले MiG-21 को कैसे मार गिरा सकता है। सुरंजन ने अपने लहजे में फख्र भरते हुए कहा, मेरे अनुभव के मुताबिक मारूत विमान 500 फुट की ऊंचाई पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है और दुश्मन के रडार की रेंज से बचकर दूर तक मार कर सकता है। दूसरी तरफ MiG-21 में एक बहुत बड़ा नक्स ये है कि उसका रडार अपने से नीचे की तरफ नहीं देख सकता। इसलिए मैं ट्रेनिंग के दौरान में झूठ मूठ की झड़प के बीच निचली उड़ान भरते हुए MiG-21 के ऐन नीचे पहुंच जाता था और मुझे उसे हिट करने का पॉइंट मिल जाता था। मैं उसकी बात अच्छी तरह समझ गया था और मुझे यकीन हो चला था कि मुझे MiG-21 के हवाले से वो फैसला कुन नुक्ता मिल गया है जिसके लिए मैं इतने दिनों से वहां झक मार रहा था। ताहम मैंने भोला बनकर एक बार पूछा, सुरंजन भैया, मैं कोई पायलट थोड़ी हूँ कि ये तकनीकी बात तुरंत समझ जाऊं, जरा और विस्तार से बताओ ना। उसने तहम्मुल भरे लहजे में बताना शुरू किया। बोला, सादा शब्दों में यूं समझ लो रोहित भैया कि MiG-21 5000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसका रडार दुश्मन विमान को ढूंढ रहा है, परंतु वो अपने से 3000 फुट नीचे उड़ने वाले विमान को नहीं देख पाता। ऐसे में निचली सतह पर उड़ने का चैंपियन मारूत 500 फुट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ MiG-21 के नीचे पहुंच जाए तो MiG-21 के रडार पर उसकी छवि दिखाई नहीं देगी और मारूत नीचे से मिसाइल या मशीन गन का ब्रस्ट मारकर उसे बाआसानी तबाह कर सकता है। यूं समझ लो कि MiG-21 का पायलट मेरे मारूत को सिर्फ आंखों से देख सकता है और अगर मेरे मारूत का रंग धरती जैसा हो तो MiG-21 के पायलट को उसे देखने में सख्त कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और जब तक वो उसे ढूंढेगा खुद उसका विमान नष्ट हो चुका होगा। अब समझ में आ गई मेरी बात? मैंने अपने लहजे में तशवीश भरते हुए कहा, बिल्कुल समझ गया सुरंजन भाई, परंतु ये तो वाकई बहुत खतरनाक कमी है सुरंजन भाई। इसका मतलब है तेज रफ्तारी और फुर्ती से पैंतरेबाजी जैसे गुण भी MiG-21 को डॉग फाइट में तबाह होने से नहीं बचा सकते। मैं अपनी रिपोर्ट में जोर देकर लिखूंगा कि MiG-21 फाइटर में पाई जाने वाली ये कमी तुरंत या फिर जल्दी से जल्दी दूर की जाए, वरना दुश्मन के पायलट्स किसी भी झड़प में इस कमजोरी का एडवांटेज लेते हुए इसे बाआसानी मार गिराएंगे। ये इत्तला मुझे इतनी अहम लगी थी कि मैं उसे बिला ताखीर मुतल्लिका अफराद तक पहुंचाने के लिए बेताब हो गया था। मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि अब तक हासिल होने वाली तमाम अहम मालूमात को जल्द से जल्द तहरीरी शक्ल में ले आऊं ताकि उनके जहन से महव होने का खदशा कम हो जाए। इसलिए मैंने सुरंजन को कहा, यार ऐसा करो, अब हेलीकॉप्टर को वापस ले चलो, मुझे राजमहल जाना है। मिश्रा जी और सरस्वती मैडम वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुरंजन दास ने कहा, आपकी जो आज्ञा रोहित जी। वैसे भी हमारे पास फ्यूल कम हो रहा है। उसने बड़ी महारत से हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ा और हम वापसी के सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में सुरंजन दास तरह तरह की दिलचस्प बातें करता रहा, ताहम मेरा जहन उस वक्त किसी और ही तरफ लगा हुआ था। मैं उस वक्त अपने नए तब्दील शुदा लाहे अमल पर गौर कर रहा था। मुझे अब बेंगलोर में मजीद रुकना बेकार लग रहा था। मेरा जहन कह रहा था कि मुझे अब जल्द से जल्द यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाना चाहिए ताकि अपने पास अब तक जमाशुदा मालूमात और इंकशाफात का जखीरा अख्तर खान साहब के पास पहुँचा दूं ताकि वो उन्हें जल्द से जल्द वतन रवाना कर सके और मुतल्लिका अफराद उनकी बुनियाद पर अमली कार्रवाइयों का आगाज कर सके। जैसे जैसे हमारा हेलीकॉप्टर एयरबेस के करीब होता गया, मुझ पर इस्तराब का गलबा होता चला गया। जी चाह रहा था एयरबेस पर जाने की बजाय सीधा कमांडेंट हाउस पहुंच जाऊं। तभी मेरे जहन में ख्याल आया कि ये कोई नामुमकिन बात तो नहीं है। कमांडेंट हाउस के अहाते में जगह की कमी तो नहीं है।
सुरंजन दास मुझे आसानी वहां उतार सकता है। अगर मैं हुक्म दूं तो उसे ऐसा करने से कौन रोक सकता है। मेरी इस कार्रवाई पर एतराज करने की तो मिश्रा भी जुर्रत नहीं कर सकता। मैंने फौरन सुरंजन दास को कहा, यार ये बताओ, अगर तुम मुझे एयरबेस पर ले जाने की बजाय कमांडेंट हाउस के कंपाउंड में उतार सकते हो। उसने मेरी बात सुनकर जल्दी से कहा, इसमें क्या मसला है रोहित भाई। वैसे तो वहां कमांडेंट हाउस से 1.5-2 फरलांग दूरी पर एक प्रॉपर हेलीपैड भी बना हुआ है, परंतु मैं आपको कमांडेंट हाउस के पीछे लॉन में भी उतार सकता हूँ। बेल 47 का सबसे अच्छा गुण मुझे यही लगता है कि इसे उतरने और उड़ान भरने के लिए ज्यादा खाली जगह नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मुझे वहीं उतार दो। दरअसल मैंने राजमहल जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। मैं कुछ थकन महसूस कर रहा हूँ। मेरा अंदाजा है कि मुझे उतार कर तुम एयरबेस पर उतरोगे तो लांबा मुझे साथ ले जाने के लिए वहां पहुंच चुका होगा। तुम उसे भी मेरे इरादे में तब्दीली का बता देना। वो मेरा एड्रेस साथ लाया होगा। उसे कहना कि वो एड्रेस मुझे कमांडेंट हाउस में पहुंचा दे। सुरंजन दास ने मेरी हिदायत पर हर्फ ब हर्फ अमल करने का वादा किया। थोड़ी ही देर में हम बेंगलोर की हुदूद में दाखिल हो गए और फिर शहर उबूर करते हुए बमुश्किल 2-3 मिनट में एयरबेस के कई मील वसी अहाते में दाखिल हो गए। मुझे कमांडेंट हाउस बहुत दूर से नजर आ गया, फिर वो रफ्ता रफ्ता करीब आता गया और बिलाखिर हम मरकजी इमारत के ऐन ऊपर पहुंच गए। सुरंजन दास ने हेलीकॉप्टर कमांडेंट हाउस के ऊपर से गुजारा और फिर निहायत महारत से अकबी सब्जाजार में उतार दिया। मैंने उसे रुखसत करने में ज्यादा देर न लगाई। मिश्रा और सरस्वती की अदम मौजूदगी में इमारत के मरकजी हिस्से में जाने का तो वैसे भी कोई जवाज नहीं था, लिहाजा मैं बगली दरवाजे से इमारत में दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचने से पहले मैंने मखसूस खुफिया मकाम से अपना माइक्रोडॉट कैमरा और डायरी वगैरह निकाल कर अपने कैनवस बैग में रख ली थी। मैं अब उन्हें दोबारा वहां छुपाने का इरादा नहीं रखता था। मेरी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द बेंगलोर से रवाना हो जाऊं। अपने कमरे में पहुंचकर मैं सुरंजन दास से हासिल शुदा ताज़ा तरीन मालूमात समेत अब तक इकट्ठा किया गया तमाम मवाद तहरीर करने में मसरूफ हो गया। मेरी कोशिश थी कि मुख्तसर और जामे अल्फाज में सब कुछ लिख डालूं। ताहम मेरी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद तहरीर कई सफ़हात तक फैल गई और लगभग 1.5 घंटा सर्फ हो गया। अपनी काविश से मुतमईन होने के बाद मैंने डायरी को बरक़ी कुमकुमे के ऐन नीचे रखकर माइक्रोडॉट कैमरे से बारी बारी तमाम सफ़हात की तस्वीर खींची। उसके बाद मैंने आज एयरबेस पर अपने पोलराइड कैमरे के जरिए खींची गई तस्वीरों के साथ भी यही किया। मैं ये सब महज एहतियातन कर रहा था ताकि अगर किसी नागहानी सूरत हाल में ये सब कुछ तलफ करना पड़ जाए तो मेरे पास कम से कम उन चीजों के अक्स तो महफूज हों। अगर मुझे ऐसी कोई इमरजेंसी दरपेश न होती तो मैं उन्हें जूं का तूं खान साहब के पास पहुंचाने का इरादा रखता था। मैंने अपने काम से फारिग होकर घड़ी पर निगाह डाली। दोपहर के 4 बजने वाले थे। तभी मुझे याद आया कि एयरबेस पर सुरेश खुराना ने मेरी हिदायत के मुताबिक MiG-21 और दीगर तैयारों के बारे में अपनी माहिराना रिपोर्ट तहरीर कर रखी होगी। इससे मुझे MiG-21 और अगर दस्तयाब हुआ तो मारूद की बनावट का जामे नक्शा यानी कटवे मैप भी हासिल करना है। मैंने कुछ सोचा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये काम बहुत अहम है। उसे बाद पर टालने की बजाय मोटरसाइकिल पर चंद मिनट की ड्राइव की जहमत कर लेना ज्यादा मुनासिब होगा। मैंने अपना कैनवस बैग खाली करके तमाम अहम अशिया एक कपड़े में लपेटकर मसहरी के सरहाने अपनी समझ के मुताबिक तलाश करदा निस्बतन महफूज मकाम पर छुपा दी। मैंने एहतियातन तस्दीक कर ली कि मोटरसाइकिल की टंकी में मुनासिब मिकदार में पेट्रोल मौजूद है। एयरबेस की तरफ जाते हुए मेरे दिल में एक ही खदशा कुलबुला रहा था कि इस दौरान में सुरेश खुराना वहां से कहीं चला न गया हो। उसने बताया कि छुट्टी के दिन वो सिर्फ सरसरी जायजा लेने के लिए अपने दफ्तर आया करता है। ताहम मैं उम्मीद छोड़ने के लिए तैयार न था। अगर वो न मिलता तो मुझे अगले रोज वहां का रुख करना पड़ता। मुझे ये भी हैरानी हो रही थी कि मेरा पैगाम मिलने के बावजूद लांबा मेरे लिबास समेत मेरे पास नहीं आया था। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मेरे राजमहल रवानगी के इरादे की मनसूखी का सुनकर उसने सोचा होगा कि शाम को किसी वक्त ये काम कर लेगा। रिहायशी कॉलोनी को एयरबेस से अलहदा करने वाला फाटक खुला हुआ था और वहां तैनात दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे देखकर सलाम के अंदाज में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। सुरेश खुराना का ठिकाना खाली देखकर मुझे मायूसी हुई, लेकिन तभी मेरी नजर उसकी मेज पर खुली हालत में रखे हुए एक रजिस्टर पर पड़ी। मैंने देखा कि उसके दरमियान में अलहदा किए हुए सफ़हात नफासत से मोड़ कर रखे गए थे। मैंने उन्हें खोल कर देखा तो तवक्को के ऐन मुताबिक वो सुरेश की तहरीर करदा रिपोर्ट ही थी। उसका इंग्लिश का खत बहुत साफ सुथरा था। मतन का मेयार जांचने की कोशिश कर ही रहा था कि दरवाजे पर आहट हुई। मैंने जल्दी से सर उठाकर देखा, वो सुरेश खुराना ही था।
मुझे देखकर उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट उभरी। बोला, अच्छा हुआ आप खुद आ गए रोहित जी। सुरंजन दास अकेला वापस लौटा तो मैं हैरान हुआ था कि आप कैसे भूल गए। मुझे ये रिपोर्ट खुद कमांडेंट हाउस पहुंचानी पड़ती। एक नजर देख लें सब ठीक लिखा है या नहीं, कुछ और लिखना हो तो बता दें। मैंने कहा, अपने कमरे में जाकर इत्मीनान से पढ़ूंगा। मेरा यहाँ आने का असल कारण ये है कि मुझे अपनी रिपोर्ट के साथ अटैच करने के लिए MiG-21 के एक कटअवे मैप की जरूरत है। अगर HAL मारूत का मैप मिल जाए तो और अच्छा है। सुरेश ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, MiG-21 का तो मैं अभी दे देता हूँ, परंतु मारूत का मैप लाने के लिए कर्ट जी के ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि मारूत का मैप प्रिंट नहीं हुआ था। 10-12 साइक्लो स्टाइल कॉपियां बनवाई गई थी। मैंने कहा, मिस्टर कर्ट टैंक से तो मैं खुद ले लूंगा, तुम मुझे अभी MiG-21 का मैप दे दो। मेरी ये बात मुकम्मल करने तक वो उठकर एक बड़े से चपटे संदूक के पास पहुंच चुका था। कुछ ही देर में एक चिकने कागज पर नफासत से छपा हुआ एक नक्शा मेरे हाथ में मौजूद था, जिस पर जदीद तरीन रूसी तैयारे के खाके के साथ उसके हर हिस्से और पुर्जे की तफसील नंबरवार दर्ज थी। मैंने उसे एहतियात से गोल लपेट कर अपनी तहवील में ले लिया। तभी उसने मुझे मुखातिब करके कहा, मुझे बताना याद नहीं रहा, वो अपने लांबा जी आपको लेने आए थे। मैंने उन्हें कहा कि आप सुरंजन के साथ बेल हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने गए हैं, आप इंतजार कर लें। उनके आने के 20-25 मिनट के बाद ही सुरंजन लौट आया था और उसने आपका पैगाम उन्हें पहुंचा दिया था। फिर वो दोनों एक साथ जहां से चले गए थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और नक्शे और रिपोर्ट समेत वहां से चल पड़ा। अपने ठिकाने पर पहुंचा तो अंदाजा हुआ कि उस वक्त कमांडेंट हाउस में बाहर का काम करने वाले इक्का दुक्का मुलाजिमों के अलावा कोई ज़ीरूह मौजूद नहीं है। शकुंती भी छुट्टी का पूरा मजा लेने के लिए अभी तक गायब थी। मैंने खुफिया गोशे से अपनी जासूसी मता बरामद की और सुरेश खुराना की रिपोर्ट की तस्वीर खींच ली। ताहम जब मैंने कटवे मैप की अक्सबंदी शुरू की तो अंदाजा हुआ कि नक्शे पर दर्ज मतन और हिंसे इतने बारीक हैं कि उस नन्हे से कैमरे का नुक्ता नुमा लेंस शायद उन्हें बखूबी महफूज न कर सके। इसके अलावा कोई चारा न था कि उस नक्शे को उसी शक्ल में अपने साथ लेकर जाऊं। मैंने अपना सामान लपेटकर एक बार फिर छुपा दिया और कमर सीधी करने के लिए लेट गया। शाम गहरी होने के बाद भी शकुंती की आमद के कोई आसार नजर न आए तो मुझे यकायक ख्याल आया कि शकुंती के इल्म के मुताबिक तो मैं मिश्रा और सरस्वती के साथ राजमहल गया हुआ हूँ और मेरी वापसी रात गए होगी। ऐसे में वो बेचारी मेरे लिए खाना वगैरह लेकर क्यों आएगी? भूखे मरने से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि जाकर उसे अपनी मौजूदगी से बाखबर कर दूं। ये सोचकर मैं घर के मरकजी हिस्से में गया, लेकिन मुझे शकुंती की मौजूदगी के कोई आसार न मिले। मजबूरन मैंने खुद ही बावर्ची खाने का जायजा लिया और अंडे फ्राई करके डबल रोटी के साथ पेट भर लिया। अलबत्ता तलब होने के बावजूद चाय बनाने के लवाजिम ढूंढने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और उसके बाद तवील और इस्तराब अंगेज इंतजार का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी ख्वाहिश थी कि मिश्रा और सरस्वती के वापस लौटने पर राजमहल न पहुंच पाने का कोई भरपूर सा बहाना पेश करूं और साथ ही बेंगलोर से दिल्ली जाने वाली पहली परवाज में नशिस्त महफूज करवाने की फरमाइश भी सादिर कर दूं।